अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मॉड्यूल 4। दोस्तों, मेरी नज़र में ये मॉड्यूल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको आप 2 दफ़ा सुने या 3 दफ़ा सुने, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि इस मॉड्यूल को आप अपना रूटीन बनाएं। आप चाहे हफ्ते में 1 दफ़ा सुने, 15 दिन में 1 दफ़ा सुने या महीने में 1 दफ़ा सुने, लेकिन इसको अपना रूटीन बनाएगा। ख़ास तौर पर आप में से जो भी सेल्स की फील्ड में है, बिज़नेस डेवलपमेंट की फील्ड में है या अपना बिज़नेस करता है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हर प्रोफेशन का बंदा जो भी इस कोर्स को ले रहा है वो इस मॉड्यूल को लाजमी अपने रूटीन में शामिल करे। क्योंकि इंशाअल्लाह ये जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है और फिर जो है वो शैतान के बहकावे में आके नमाज़ पढ़नी उसने छोड़ दी है या फिर कम पढ़ रहा है, तो फिर क्या होता है कि वो कोई अच्छी बात सुनता है, कोई दीनी बात सुनता है, किसी बयान में जाता है या ज़िक्र की तरफ आता है, तो उससे क्या होता है कि उसके दिल में दोबारा ईमान जागता है, और जब दोबारा ईमान जागता है तो वो फिर दोबारा अपनी नमाज़ों पर आ जाता है और अच्छे काम करने लगता है। तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम बार बार जब अच्छी बात को सुनते हैं ना, तो हमारा दिल जो है ना उसमें अगर कोई ऐसी मलामत आ जाती है या शैतान बहकाता है तो वो चीज़ें रिमूव हो जाती हैं और इंसान दोबारा अच्छे रास्ते की तरफ आ जाता है। तो इसलिए ये मॉड्यूल मैं समझता हूँ कि आप लोग लाजमी इसको बार बार सुनिएगा। ये है रिलेटेड टू ग्रेट सेल्स ग्रेट लाइफ, यानी कि इसमें मैं ज़्यादातर बात करूँगा इथिक्स की और जो उससे रिलेटेड मामलात हैं उसकी। दोस्तों, इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की है और बहुत मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को उनके बारे में सोचा, उनको नोट डाउन किया, एग्जाम्पल्स जो उसमें से बेस्ट सूटेबल हो सकती थी वो लिखी, दोस्तों से बात करी, किताबों से देखा। तो अब उसको जो मैंने एक जगह समराइज़ किया है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस मॉड्यूल में आपके साथ शेयर करूँ और आप भी कोशिश कीजिएगा कि ख़ुद भी इसको समझें और कोशिश करेगा कि आगे भी बढ़ाएं। दोस्तों, मेरी जजमेंट के मुताबिक जो मैंने अपनी जजमेंट की है उसमें मैंने ये देखा है कि जो सेल्स टीम होती है या बिज़नेस डेवलपमेंट के लोग होते हैं, जब उन पर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, बहुत ज़्यादा टारगेट का प्रेशर या मैनेजमेंट का प्रेशर और किसी मामले से, तो क्या होता है कि उसमें बेशतर मैंने ये देखा, या फिर उनका कोई फैमिली का प्रेशर या फिर कोई उनके फाइनेंस से रिलेटेड मामलात का प्रेशर आता है, तो उसमें से मेजॉरिटी जो है वो किसी गलत रास्ते की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि गलत तरीके से कमीशन कमाने की कोशिश करते हैं या गलत तरीके से जो है वो कोई सेल करने की कोशिश करते हैं या फिर पॉलिसी प्रोसीजर से हट कर काम करने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो कि अनएथिकल होता है। तो ये एक मेरी जजमेंट है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। और ज़्यादातर फिर इस मामले में क्या होता है, जब वो ऐसा करते हैं तो उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना स्नेक ऑयल, वो चीज़ सामने आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा इसमें कुछ थोड़ा सा फ्रॉड का, चीटिंग का मामला भी सामने आना शुरू हो जाता है। और उसमें ये समझ लें ये होता है कि फिर वो प्रोमिसेस करना शुरू करते हैं लेकिन डिलीवरी नहीं कर पाते। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में भी कि बेशुमार मौक़ों पर जो है ना वो आपको प्रॉमिस मिलते हैं सेल्समैन की तरफ से, लेकिन डिलीवरी नहीं होती उस प्रॉमिस के मुताबिक। तो उससे क्या होता है कि और ज़्यादा मामला ख़राब होता है। तो ये बड़ी अनइथिकल चीज़ें हैं और ये मोरल के ख़िलाफ़ हैं। तो इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। अब देखें, याद रखें हमेशा कि अगर आपको अपनी किसी सेल से ज़्यादा बिज़नेस चाहिए और आप बिज़नेस डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको जो है ना वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम करना पड़ता है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन कभी भी जो है ना वो अनइथिकल वे में आपको नहीं मिलेगी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमेशा मिलती है ऑनरेबल वे में। देखें, अगर अब बात सिर्फ वन टाइम सेल की हो ना कि बस मैंने वन टाइम सेल करनी है और आगे निकल जाना है, भाग जाना है, तो शायद आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन उसमें ना हो। लेकिन अगर आपको उससे रेफरल लेने, उससे आपको बिज़नेस लीड लेनी है, उससे आपको आगे बढ़ना है और उसी कस्टमर को रिटेन भी करना है और उससे आगे भी बिज़नेस बनाना है, तो फिर आप कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते जो कि अनऑनरेबल हो और अनइथिकल हो या फिर मोरल के ख़िलाफ़ हो। उससे क्या होगा कि बहुत बुरा इम्प्रेशन भी पड़ेगा, कंफर्ट लेवल भी ख़राब होगा, आपका भी आपकी कंपनी का भी। देखें, वो एक लव होता है ना यार, यू शुड बी द मैन ऑफ वर्ड, यू शुड बी द वुमेन ऑफ वर्ड, वो वाली बात है। यू मस्ट बी द मैन ऑफ योर वर्ड्स। ये बात याद रखिएगा इसमें। देखिए, मैंने ये देखा है कि जब भी कोई ऑनरेबल वे में अगर आप किसी कस्टमर को ट्रीट करना चाहते हैं ना,
तो उसकी जो फर्म फाउंडेशन होती है वो एक चीज़ होती है, वो होती है ट्रस्ट। याद रखिएगा, ट्रस्ट। और ट्रस्ट हमेशा जो है वो कभी भी अनइथिकल वे में बिल्ड नहीं होता। और जब कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है ना, तो फिर आपको ना सिर्फ उससे बिज़नेस मिलता है बल्कि उसके आगे भी बिज़नेस मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा, एक पॉजिटिव रिपल और एक नेगेटिव रिपल्स। रिपल यानी कि वेव्स, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से। देखें, ये कुछ रिसर्च से मैंने जो है ना कुछ चीज़ें निकाली हैं। देखें, हमारे यहाँ इतनी स्टडी नहीं होती, लेकिन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू हो गया, स्टैनफोर्ड हो गए, ये लोग 10-10 साल तक स्टडी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं, और उसमें से फिर वो जो रिज़ल्ट निकालते हैं वो बड़े काम के होते हैं। कुछ रिज़ल्ट मैंने उसमें से अपने पास यहाँ नोट किए ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। इसमें ये बताते हैं कि अगर आपने किसी कस्टमर को अच्छी तरीके से ऑनरेबल वे में आपने उसके साथ डील किया है, तो 10 साल के अंदर, यानी कि उन्होंने जो स्टडी की है वो 10 साल के अंदर की थी, उसमें वो बताते हैं कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर, एक ऐसा कस्टमर जिसके साथ आपने पॉजिटिव रिपल के साथ काम किया है, वो आपको कम से कम 2 रेफरल ऐसे देगा जिससे आपको बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा और फ़ायदा होगा। ये रिसर्च है, यानी कि 2 रेफरल कम से कम आपको वो ऐसे प्रोवाइड कर देगा जिससे आप बेहतरीन बिजनेस और कर सकेंगे। अच्छे बिजनेस वाले, वैसे और भी कस्टमर मिल सकते हैं, लेकिन 2 लाजमी ऐसे होंगे रेफरल जिससे आपको अच्छा बिजनेस मिलेगा। इसी के अगेंस्ट में वो कहते हैं कि अगर आपने नेगेटिव रिपल के साथ काम किया किसी कस्टमर के साथ, तो समझ लें आने वाले 10 साल तक उसका इम्पैक्ट जो है ना वो आपकी रेपुटेशन पे रहेगा, आपकी बिज़नेस के रेपुटेशन पे रहेगा, और आपको उसका नुकसान होता रहेगा। ये बड़ी एक स्टडी है, और ये कोई आम बातें नहीं होती, ये बड़ी प्रूवन बातें होती हैं, इसको जहन में रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसके लिए देखें, अब मैं अगर बात कर रहा हूँ इथिक्स की, तो उसके लिए अब हमें ये सीखना है कि कैसे यार हम इथिकल वे में काम करें, कैसे अपने अच्छे मोराल के साथ काम करें, और कैसे जो है वो अपना भी और अपने बिज़नेस का नाम भी ख़राब ना होने दें। तो उसके लिए डॉक्टर नोमन की जो है वो बेशुमार किताबें हैं, उसमें से जो एक किताब थी पावर ऑफ एथिकल मैनेजमेंट, उसमें इसका बहुत बड़े टॉपिक है, लेकिन उसको मैंने हमारे टॉपिक के लिहाज से और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के लिहाज से, दोस्तों के मशवरे से उसको मैंने थोड़ा चेंज किया, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं उसको हमारी मार्केट के लिहाज से हम उसको कैसे अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, ये हम इथिक्स चेक्स कह सकते हैं इसको, यानी कि इथिक्स के हमने चेक्स करने हैं कि हम ये पॉइंट अगर चेक करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हम सही काम कर रहे हैं, इथिकल वे में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है उसमें आपका सिविल और कंपनी लॉ, यानी कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि यार जो डील भी मैं करने जा रहा हूँ, जो सेल भी मैं करने जा रहा हूँ, जो भी बिज़नेस का काम मैं करने जा रहा हूँ, वो मेरे मुल्क के कानून और मेरी कंपनी के कानून के मुताबिक है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसा काम आप करने जा रहे हैं जो आपकी कंपनी के अपने इंटरनल पॉलिसी प्रोसीजर के ख़िलाफ़ है, या फिर आपके मुल्क की किसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, सिविल लॉ के ख़िलाफ़ है, तो वो एक अनएथिकल काम है। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें होगा क्या, अगर वो काम आपके वाकई सिविल लॉ के ख़िलाफ़ है या इंटरनल पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, तो समझ लें कि आप हाई रिस्क में चले गए। और ये मैं आपको अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, जब आप हाई रिस्क में चले जाएंगे ना, ये चीज़ रिवर्स होके आएगी आपके ऊपर। इसकी मैं एक बड़ी आपको एग्जाम्पल दूंगा लास्ट में जाके, मेरी अपनी लाइफ की थी, जो मैं आपको शेयर करूंगा, जिससे आपको लर्न करने का मौका मिलेगा। तो ये हमेशा आप अगर कोई ऐसा काम करेंगे, आप हाई रिस्क में जाएंगे, और ये हाई रिस्क रिवर्स होके पलट के आएगा आपके ऊपर। इसमें याद रखें कि होता क्या है, कभी कभी जिस कस्टमर के साथ हम डील कर रहे होते हैं ना, वो भी सही नहीं होता, वो खुद अनएथिकल होता है। लेकिन याद रखें, ऐसा कस्टमर जो कि सही नहीं है और वो आपको कोई ऐसी बात करने पर कह रहा है ना जो कि आपके सिविल और कंपनी लॉ के ख़िलाफ़ है, मैं आपको तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, वो एक शेकी पर्सन होता है, एक अपॉर्चुनिस्ट होता है, और वो उस वक्त आपसे फ़ायदा उठाना चाहता है, और उस वक्त वो सिर्फ अपनी डील के लिए आपसे फ़ायदा उठाएगा और फिर निकल जाएगा। लेकिन आप
आपकी रिस्क लगी है, आपकी समझ लें कि आपकी रेपुटेशन दांव पर लगी है, आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो शेकी पर्सन होगा, अच्छा कस्टमर नहीं होगा, वो निकल जाएगा फ़ायदा लेके। तो इस बात को बहुत नोट करके रखिएगा कि इसमें आपने बहुत एहतियात बरतनी है। जो दूसरा चेक मैंने निकाला वो है यू हैव टू बी फेयर विद ऑल कंसर्न। देखें, जब भी आप कोई डील करने जाते हैं, कोई सेल करने जाते हैं, उसमें बहुत सारी कंसर्न पार्टीज़ होती हैं ना। आप होते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपका कस्टमर होता है, और उस पूरे प्रोसीजर में जो जो डिपार्टमेंट आ रहे हैं या फिर जो जो आपके समझ लें कि एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ रही हैं, वो सब उसमें कंसर्न पार्टीज़ हैं। आपने सबके साथ बिल्कुल फेयर रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बेनिफिशरी को जो है वो फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपनी कंपनी को नुकसान पहुंचाएं या अपनी जॉब को नुकसान पहुंचाएं, या फिर आप किसी और आप सोचें यार मेरी कंपनी का थोड़ी कोई नुकसान हो रहा है, वो तो फ़लानी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसमें इन्वॉल्व है उसका नुकसान हो रहा है। नहीं, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, वो हिस्सा है आपके रोल का, आपकी सेल का, आपकी रिस्क का हिस्सा है वो। सो यू हैव टू बी फेयर विद ऑल कंसर्न पार्टीज़, याद रखिएगा इसको। और इसके लिए मैं इसको हम यूँ भी कर सकते हैं। आपको याद है मैंने पहले वीडियोस में आपको गोल्डन रूल बताया था। यू कैन अप्लाई द गोल्डन रूल हेयर, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। गोल्डन रूल ये था कि आपने सबके साथ वैसे ट्रीट करना है जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ ट्रीट किया जाए। तो आपने हर कंसर्न पार्टी के साथ बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ ट्रीट किया जाए। एंड वंस यू विल अप्लाई द गोल्डन रूल हेयर, यू विल डू द बेस्ट ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। देखिए, ये जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ, मैंने इसीलिए कहा आपको कि बार बार इसको सुनिएगा, समझिएगा। ये आपको रिवाइज करेंगी इन सारी बातों को आपके जहन में, माइंड में, और जो है वो आप इसको पिक करेंगे। जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है फील प्राउड और नॉट। यानी कि यार देखो, इसके अंदर मैं 4 चेक बताता हूँ। जो काम भी आप कर रहे हैं ना, आपके सेल से रिलेटेड, बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपने उसको चेक करना है 4 चीज़ों से कि वो आपको फ़ख्र के काबिल बना रही हैं या नहीं। नंबर 1, आस्क योर मदर। यानी कि जो काम भी आपने किया है, अगर वो काम आपकी वालदा के सामने रखा जाए तो आपने ये सोचना है कि मेरी वालदा उस पर, मुझ पर फ़ख्र करेंगी। वो ये सोचेंगी कि मैंने अपने बच्चे की परवरिश अच्छी की है या उसकी परवरिश ख़राब हुई है, गलत हुई है। ये एक बहुत बड़ा चेक है। जो भी आपका काम हो, आप सोचिएगा, इमेजिन कीजिएगा कि वो काम मेरी वालदा के सामने रख दिया जाए कि मैंने ये काम किया है, आपकी औलाद ने ये काम किया है। अब आप बताएं चेक करके कि ये इथिकल वे में है या नहीं है। इस पर आप अपनी औलाद पर फ़ख्र करेंगी या आप उस पर आपको समझ लें शर्मिंदगी होगी। अल्लाह ना करे किसी माँ को शर्मिंदगी हो अपनी औलाद के ऊपर, लेकिन जो है ये एक बहुत बड़ा चेक है। ठीक है। दूसरा चेक, जो काम भी आपने किया है, जो काम आप अपनी सेल्स में कर रहे हैं, बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, आप इमेजिन करें कि अगर उसका एक ऐड बनाया जाए और वो ऐड बनाकर न्यूज़पेपर में लगा दिया जाए, और जब वो न्यूज़पेपर आपका पूरा मोहल्ला पढ़े, आपका पूरा शहर पढ़े, पूरा मुल्क पढ़े, तो उसके बाद आप अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में, शहर में सर उठा कर चलेंगे या सर झुका कर चलेंगे। अगर वो न्यूज़ आपकी ट्रांजैक्शन की लगा दी जाए तो उस पर आपने सोचना है कि आपका सर फ़ख्र से बुलंद होगा या शर्मिंदगी से झुक जाएगा। दिस इज़ द सेकंड चेक। थर्ड चेक क्या है? वो है मिरर टेस्ट। यार ज़रा शीशे के सामने खड़े होकर ना, आँखों में आँखें डालकर, और फिर सोचना कि मैंने जो काम किया है वो बताना, और देखना अगर उस पर कोई शैतानी मुस्कुराहट आ जाए तो समझ जाना वो अनइथिकल है, और शर्मिंदगी हो जाए तो समझ जाना वो मैंने काम गलत किया है, और अगर फ़ख्र महसूस करो तो समझ जाना कि यार मैंने इथिकल काम किया और इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। और इसमें जो सबसे आखिरी चेक है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो यार अल्लाह के सामने पेश होना है। सोच लेना कि अगर मैंने नमाज़ पढ़ी और सिजदे में गया तो क्या मेरा दिल मलामत तो नहीं करेगा कि मैं अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ में काम करके उसके सामने अपना सर झुका के बैठा हूँ, और जो है वो हर नमाज में मुझे ये कहना पड़ता है कि या अल्लाह तूने मुझे हमेशा माफ़ किया, मैं फिर गलत कर रहा हूँ, मैं फिर गलत कर रहा हूँ।
देखिए एक हदीस का मफहूम भी है ना कि मुसलमान कातिल भी हो सकता है, जानी भी हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा चेक है कि अपने अल्लाह से गुफ्तगू करना, उसको राज़ी करना और उसके अहकाम के ख़िलाफ़ ना जाना, झूठ ना बोलना, धोखा ना देना और एथिकल वे में, ऑनरेबल वे में अपने सारे कामों को करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, कभी कभी जो है ना हम लोग डाउट में आ जाते हैं कि यार पता नहीं मैंने जो काम किया है वो सही है या गलत है, मतलब कुछ डाउट हो जाता है। तो इसमें मैं कहता हूँ एंजल साइड पे चले जाएं। एंजल साइड का मतलब होता है अच्छी साइड पे जाएं, और ख़ास तौर पर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसका करैक्टर बहुत अच्छा है, जिसके बारे में सब अच्छी बात करते हैं, कोई भी आप समझे, ज़रूरी नहीं आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई मुफ्ती, कोई आलिम हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, जाकर उससे एडवाइस लें। जब आप जाकर उससे एडवाइस लेंगे तो यकीनन वो आपको किसी गलत काम की एडवाइस नहीं करेगा, वो आपको अच्छे काम की ही एडवाइस करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेक है। अगर आपको डाउट हो रहा हो किसी चीज़ पर तो आप ऐसे देखिए, होता क्या है इसमें, मैं समझता हूँ सब ट्रस्ट की बात है। ट्रस्ट क्या है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है ना, कि सामने वाला जो है ना ये समझता है कि ये बंदा रिलायबल है, ये बंदा झूठा नहीं है, ये बंदा सच बोलता है, ये मुझे धोखा नहीं देगा, ये इक्विटी के ऊपर, फेयरनेस के ऊपर, इन तमाम चीज़ों पर काम करता है। तो ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ट्रस्ट जब आपका बिल्ट हो जाएगा तो आपने फिर उस ट्रस्ट का ख्याल भी करना है, उस ट्रस्ट को तोड़ना नहीं है। अब इसमें जो कुछ और कंसिडरेशंस हैं आखिर में, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। देखिए होता क्या है, कभी कभी इंसान अच्छा काम करता है, करेक्ट काम करता है, एथिक्स में रहकर काम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके बावजूद वो समझ लें कि जेपर्डी में आ जाता है, यानी कि वो ऐसे मुकाम पर आ जाता है जहाँ पे उसको डर होता है कि यार कहीं लॉस ना हो जाए या इंजरी ना हो जाए। मुझे याद है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में था, लेकिन मैं था कॉरपोरेट सेल्स में, और कंज्यूमर सेल्स में भी बहुत सारे लड़के थे। उन सब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, अच्छे रिलेशन थे। तो एक दिन मेरे घर पे उनमें से 2 लड़के आए और उन्होंने आके बताया कि देखें, हम जो है ना, वो सफ़ी भाई कहते थे मुझे, सफ़ी भाई हमने जो है ना वो सेल्स में ऐसे ऐसे किया है जिसकी वजह से ये सारा गलत था। और मैं समझ गया था कि उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर मुझे बताया। तो मैंने बोला आप तुम लोग क्या चाहते हो? तो कहने लगे कि हम चाहते हैं कि जो है ना ये हम जो है ना अब हमें इसका एहसास हो गया है और हम चाहते हैं कि ये मैनेजमेंट को बता दें, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हमने ये पूरा केस मैनेजमेंट को बताया तो बात सिर्फ उन लोगों पर नहीं आएगी जिन्होंने गलत किया, बल्कि उन पर भी आएगी जिन्होंने गलत नहीं किया। यानी कि जैसे उस वक्त मैं कॉर्पोरेट सेल्स में था, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था उससे, लेकिन जब वो केस जाता तो ऑडिट में पूरा सेल्स टीम को पकड़ा जाता और सबको जो है ना सवाल किया जाता। मैंने बहुत सोचा उस पर। मैंने कहा कि यार तुम अब हक और सच की बात कर दो, जो सच्चा इंसान है वो बच जाएगा, इससे वो नहीं फंसेगा इंशाअल्लाह। तो उस वक्त एक समझ लें कि जेपर्डी की सिचुएशन थी, लेकिन वो हालांकि उन्होंने फिर वो जो लेटर लिखा मैंने उसमें मदद करी उनकी कि हाँ ठीक है तुम ये जो कह रहे हो वो ऐसे ऐसे, और उसके बाद वो मैनेजमेंट में सबमिट हो गया। और उसके बाद होना वही था। फिर उसके बाद एक ऑडिट शुरू हुआ जिसमें तमाम कॉरपोरेट, एसएमई, कंज्यूमर सबको जो है ना वो कुछ अरसे के लिए बिठा दिया गया और हम सब के जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन की गई, सब कुछ चेक हो गया। और होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो लोग भी सही थे जिसमें मैं भी शामिल था, अल्लाह का एहसान है, हम सब क्लियर हो गए और जिन्होंने गलत किया था वो पकड़े गए। तो जो बात मैं कर रहा था ना कि आप जब भी गलत करोगे ना वो रिवर्स होके आपके ऊपर आएगा, किसी ना किसी वे में आ जाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल दी ना मैंने आपको, लेकिन मैं आपको और बताता हूँ। आपको पता है जो गलत लोग होते हैं ना कंज्यूमर, मुझे याद है कि मेरा एक हेड था, वो एक जो ये शोरूम वाले होते हैं ना उनको जो है ना वो गाड़ियाँ बहुत देता था और वो आगे लीज कर देता था। और मैंने कुछ ऐसे बड़े मैनेजर्स को देखा था जिनको कंपनी ने गाड़ी दी थी, वो अपनी ही गाड़ी को रेंट पर चला देते थे। मैं कसम खा रहा हूँ, मैं आज उनका हशर जानता हूँ। एक हज़रत थे, बड़ी पोस्ट पे जीएम थे वो, उनको 2-2 गाड़ियाँ मिली हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, एक गाड़ी अपनी रेंट पर चला दी और जब वो बाद में बात खुली तो उनकी नौकरी भी गई, बेइज्जती अलग हुई और कितनी बदनामी हुई। उसके अलावा मैंने देखा जो गलत कंज्यूमर को चीज़ें बेचता है, यकीन माने जब आप फंसेंगे, कोई भी बंदा, कोई भी आपका कस्टमर आके आपकी नौकरी नहीं बचाएगा, कोई भी कस्टमर आके आपको सिविल लॉ से नहीं बचाएगा, कोई भी आके आपको कंपनी के लॉ से नहीं बचाएगा, कोई भी पुलिस से नहीं बचाएगा, ये सब भाग जाएंगे, आप फंसोगे।
तो आपने कभी भी ख़ुद को हाई रिस्क पर नहीं डालना कोई गलत काम करके, ये याद रखिएगा। यार मैंने देखा है बहुत सारे सेल्स के लड़के गलत कमीशन कमाते थे, उसके बाद कभी उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, कभी उनकी गाड़ी ख़राब हो रही है, जितना वो इससे कमाते थे वो उनसे लुट जाता था। उसके अलावा मैं आपको और मिसाल देता हूँ, मैं जब बाहर के मुल्क में फ़ॉरेन रेमिटेंस में था तो उसकी मिसाल मैंने देखी कि जब लड़के रेमिटेंस करते थे टीम के, मैं तो उस वक्त मैं उसको सुपरवाइज़ करता था, तो मैंने देखा कि वो डेली के जो पैसे ऊपर से बच जाते थे ना, तो वो अपनी जेब में रख लेते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये इसका तो मेरा ख्याल है कोई बैंक में अकाउंट है जिसमें डाला जाता है। तो उन्होंने अपनी एक इंटरनल पॉलिसी बनाई हुई थी कि उन्होंने बोला कि देखें सफ़ी भाई, बात ये है कि जब ये हमारे पैसे कम होते हैं डील्स में तो हमें अपनी जेब से डालने पड़ते हैं, बैंक नहीं देता, लेकिन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें बैंक को देने पड़ते हैं, तो हम तो नुकसान में आ जाते हैं। तो वो उनकी एक अपनी इंटरनल पॉलिसी थी। खैर अल्लाह का शुक्र है कि मेरा उस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं था, तो मैं कोई कमांड नहीं कर सकता था उस पर, लेकिन मैंने उनको बोला कि यार ये गलत है। तो उन्होंने कहा कि देखें सफ़ी भाई, जो ये पैसे ज़्यादा आ रहे हैं ये आपके पास भी आ रहे हैं, तो ये आपने भी इसी तरह करना है। मैंने बोला नहीं यार, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। तो यकीन माने मैं उनसे सीनियर था, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा कमा के जाते थे। लेकिन एक दिन आया कि मैं वहाँ से किसी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चला गया और आज उनमें से जिन जिनको मैं जानता था कोई भी नौकरी पर नहीं है, सब वापस चले गए, सबकी नौकरियाँ चली गई। तो देखें अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हमेशा हक और सच का फ़ैसला करता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अच्छा, इसमें देखें अब कभी कभी आपको ये भी होगा कि इथिकल बिहेवियर से रिलेटेड कुछ बात कर देता हूँ। देखें इथिकल बिहेवियर क्या होता है। देखिए यहाँ मामला आता है रेप्यूटेशन का। आपके कभी कभी फ़ैसले, होता क्या है, एक ऐसा शख्स है जो आपके साथ खाता पीता है, बाहर घूमता है और सब कुछ है, और आपका मैनेजर भी है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि यार वो गलत कामों में है, तो अब आपके ऊपर फ़ैसला है कि यार आपने ये देखना है कि मैं अपने दोस्त के बारे में या अपने करीबी शख्स के बारे में सोचूं या कंपनी के बारे में सोचूं। तो मसला सिर्फ कंपनी का नहीं होता, वो आपकी भी रेप्यूटेशन होती है और कंपनी की भी रेप्यूटेशन होती है। क्या आप समझते हैं कि एक शख्स की सेल्फिशनेस की वजह से पूरी कंपनी के मिशन को दाव पे लगा दिया जाए और आपकी रेप्यूटेशन दाव पर लग जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए, सिर्फ अपने लिए भी नहीं, अपनी कंपनी के लिए भी, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से आपको रिस्क मिली गई है। तो आपने अपनी रेप्यूटेशन, कंपनी की रेप्यूटेशन, सब कुछ सोच के आपको कभी कभी टफ़ और मुश्किल फ़ैसले भी करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये इस मॉड्यूल की पहली वीडियो थी। आई होप कि इंशाल्लाह आप इसको बार बार सुनेंगे और आपको पसंद आई होगी, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे।